बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, एक मरतबा मुझे बता दीजिए, आपको आवाज़ और पिक्चर दोनों पहुंच रही हैं या नहीं? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मकिया। जी सर, अरे। ठीक, तस्वीर भी है क्लियर? यस सर। ओके। यस। अच्छा बेटा, आने वाले तो आते रहेंगे फिजिकल क्लास की तरह। तो बहरहाल हम बात शुरू करते हैं। क्लास में हमारा टॉपिक था सेक्स डिटर्मिनेशन, और इसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर ये फर्स्ट टॉपिक सेक्स क्रोमोसोम्स, यानी सेक्स क्रोमोसोम्स की दरियाफ्त कह लें। और फिर ये साबित होना कि क्रोमोसोम्स ही दरअसल व्हीकल्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं, यानी वो फैक्टर जिन्हें मेंडल ने यूनिट करार दिया था इनहेरिटेंस का, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं, वो क्रोमोसोम्स के ऊपर मौजूद हैं। तो ये जो दो बातें हैं कि क्रोमोसोम हेरिडिटेरी व्हीकल है और जीन इसके ऊपर सवार हैं, ये बात इंतहाई अहम है इस हवाले से कि चैप्टर 22 में हम इसको इस टॉपिक के अंदर स्पेशली पढ़ेंगे, टी मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट। और यही एक्सपेरिमेंट आपको चैप्टर नंबर 20 में भी नजर आएंगे। यानी एक ही टॉपिक दो चैप्टर्स के अंदर बाकायदा डिटेल के साथ होना, ये अलामत है कि जेनेटिक्स के हवाले से ये इम्पोर्टेंट एक कह लें कि वाकया था। और इसका इम्पैक्ट जाहिर है ये बहुत आगे तक और बेसिक है। तो यहाँ पर हमने खैर ये जो पेज है सेक्स क्रोमोसोम्स, इस हवाले से गुफ्तगू कर ली थी। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसके अंदर 8 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उन 8 क्रोमोसोम्स को हम डिवाइड करते हैं 4 पेयर्स में, जैसे कि डायग्राम आपके सामने है कि इन केस ऑफ फीमेल देयर आर 4 क्रोमोसोम्स पेयर। इन केस ऑफ मेल यहाँ भी 4 क्रोमोसोमल पेयर मौजूद हैं। अलबत्ता इन दोनों तरफ पेयर्स को अगर कंपेयर करें तो मेल और फीमेल में दोनों के अंदर हमें जो फोर्थ पेयर है, यानी ये पेयर जिसको रेड और ब्लू करके दिखाया गया है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये हमें डिफरेंट नजर आता है। यानी सेक्सिस के डिफरेंट के साथ ये डिफरेंस इंडिकेट करता है, सजेस्ट करता है कि गालिबन मेल और फीमेल होने में फर्क इन 2 क्रोमोसोम्स का है, या इस क्रोमोसोमल पेयर का है। फीमेल में एक्स की 2 कॉपी, दोनों एक जैसे। मेल के अंदर एक एक्स और दूसरा उससे थोड़ा डिफरेंट, जिसे जे शेप्ड कहा जाता है, वाई प्रेजेंट है। अलबत्ता ये कंफर्म कैसे हुआ कि क्रोमोसोम्स ही हेरिडिटी में इन्वॉल्व हैं और जीन्स या मेंडेलियन फैक्टर इनके ऊपर सवार हैं, उसके अंदर मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट बहुत अहम है। ये जो पैराग्राफ ऊपर है ये हमने रीड आउट कर चुके थे। अलबत्ता इस वक्त हम इसी टॉपिक को लेकर जा रहे हैं चैप्टर नंबर 20 में। ये है चैप्टर नंबर 20। चैप्टर नंबर 20 में पेज नंबर 125, और टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बेसिकली जो टॉपिक हम 22 में पढ़ रहे हैं उसका कह लें कि एक बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, के बात मॉर्गन तक कैसे पहुंची। तो हम इसको सिंपली रीड आउट कर लेते हैं ताकि जो गुफ्तगू पहले हुई थी वो एक तरतीब में आ जाए। A central role for chromosome in heredity was first suggested in 1900, यानी 1900, सन 1900 में, बाय द जर्मन जेनेटिसिस्ट कार्ल कोरन्स। कार्ल कोरन्स जो कि एक जर्मनी का जेनेटिसिस्ट था, उसने पहली मर्तबा सजेस्ट किया क्रोमोसोम्स का सेंट्रल रोल हेरिडिटी में। और कब किया? आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन वर्क। मेंडल के काम को रीडिस्कवर, दरअसल पहले जब मेंडल ने काम किया था वो तवील अरसे तक कह लेंगे छुपा रहा, उसमें मजीद काम नहीं हुआ। तो 19वीं सदी, ये 1900 का मतलब है 20वीं सदी के आगाज में,
या पिछली सदी के आगाज में, तो ये काम दोबारा डिस्कवर हुआ, रीडिस्कवर हुआ, और कार्ल कोरन्स ने सबसे पहले क्रोमोसोम्स का मेन रोल सजेस्ट किया। Soon after observation that similar chromosomes paired with one another during meiosis led directly to the chromosomal theory of inheritance. उसके कुछ ही अरसे बाद 1902 में वॉल्टर सेटन ने स्टडी किया क्रोमोसोम्स के बिहेवियर को मियोसिस के दौरान, और फिर उसने सजेस्ट की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पहले सबसे पहले पेश की गई अमेरिकन साइंटिस्ट वॉल्टर सेटन ने 1902 में। अब इससे आगे जो पैराग्राफ है इसके अंदर वॉल्टर सेटन की इस थ्योरी के हवाले से एविडेंसेस हैं, सबूत कि वो थ्योरी, बेसिकली तो हाइपोथेसिस होना चाहिए, कि हाइपोथेसिस उसने पेश किया, लेकिन उसने जब सबूत साथ दिए तो सबूत को लेकर वो थ्योरी तक बात पहुंच गई। बहरहाल, तो सेवरल पीसीज ऑफ एविडेंस सपोर्टेड सटन्स थ्योरी। बहुत से सबूत थे सटन की थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए। वन वाज, पहला, रिप्रोडक्शन। देखा यह जाता है कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली टू सेल्स, यानी किसी भी एनिमल की बॉडी के आगाज की हम बात करें, हम चैप्टर 19 पढ़ चुके हैं, तो वो स्टार्ट होता है एग और स्पर्म, दो हैप्लॉइड सेल से। उनकी फ्यूजन के नतीजे में पहला सेल बनता है बॉडी का, जिसे जाइगोट कहते हैं। अब इफ मेंडल्स मॉडल वाज करेक्ट, अगर मेंडल ने जो इनहेरिटेंस का मॉडल पेश किया था अगर वो दुरुस्त है, तो फिर देन दीज टू गैमीट्स मस्ट मेक इक्वल हेरिडिटरी कंट्रीब्यूशन। तो फिर क्योंकि मेंडल ने कहा था कि फैक्टर आधे एक पेरेंट से और आधे मतलब हाफ नंबर दूसरे पेरेंट से आते हैं, तो अगर उसकी थ्योरी ठीक थी तो इसका मतलब है कि दो गैमीट्स के अंदर इक्वल हेरिडिटरी मटेरियल होना चाहिए। स्पर्म को अगर ऑब्जर्व करें, हवेवर कंटेन लिटिल साइटोप्लाज्म, लेकिन स्पर्म जो सेल है उसमें साइटोप्लाज्म कम होता है, जबकि एग के अंदर साइटोप्लाज्म ज्यादा होता है। अब ऐसे सूरत में अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो फिर साइटोप्लाज्म तो बराबर ना हुआ, इसका मतलब है साइटोप्लाज्म में इंफॉर्मेशन नहीं है, सजेस्टिंग दैट द हेरिडिटरी मटेरियल मस्ट रिजाइड। तो साइटोप्लाज्म का बराबर ना होना ये सजेस्ट करता है कि हेरिडिटरी मटेरियल फिर साइटोप्लाज्म में नहीं बल्कि कहाँ पे है, इन द विद इन द न्यूक्लियाई ऑफ गैमीट, गैमीट्स के न्यूक्लियाई में प्रेजेंट है। फर्दरमोर व्हाइल डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैव टू कॉपीज, फिर डिप्लॉयड इंडिविजुअल में हमें दो कॉपीज मिलती हैं, टू कॉपीज ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब न्यूक्लियस में अगर इंफॉर्मेशन है तो न्यूक्लियस में हमें स्ट्रक्चर मिलता है क्रोमोसोम का, और क्रोमोसोम्स मिलते हैं दो कॉपीज, जिन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी एक तरफ से जितने क्रोमोसोम उतने ही दूसरी तरफ से, और इसी तरह नंबर ऑफ पेयर्स। गैमीट्स हैव ओनली वन, गैमीट्स के अंदर फकत एक कॉपी मौजूद है। तो मेंडल ने भी ये कहा था कि हेरिडिटरी जो इंफॉर्मेशन है किसी भी एक कैरेक्टर के लिए वो एक पेयर ऑफ फैक्टर की शक्ल में है, और उस पेयर का एक मेंबर एक पेरेंट से दूसरा दूसरे से आता है। तो ये ऑब्जर्वेशन के जाइगोट में दो कॉपी हैं, और इन दो कॉपियों से एक एक कॉपी कहाँ से आई, गैमीट से आई। तो ये इंडिकेट करता है कि डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स के अंदर जो हेरिटेबल जीन्स हैं वो, और गैमीट्स के अंदर इस तरह सिंगल कॉपी मौजूद है किसी भी मेंडेलियन पेयर ऑफ फैक्टर की। फाइनली क्रोमोसोम्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, क्रोमोसोम वहाँ पे हमें पेयर अप होते नजर आते हैं, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर वाजे तौर पे नजर आता है।
और फिर जब प्रोसेस आगे चलता है तो डाइकाइनेसिस के अंदर वो अलग होते हैं, और फिर एनाफेज में बिल्कुल ही वो अलग हो जाते हैं। तो each pair of homologous chromosome orients on the metaphase plate independently of each other। ये independent indicate करता है एक्चुअली मेंडल के सेकंड लॉ की तरफ इशारा करता है, जिसमें उसने बात की थी कि अगर हम मुख्तलिफ पेयर्स को एट ए टाइम स्टडी करें तो हर पेयर ऑफ ट्रेट असॉर्ट करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। तो यही बिहेवियर हमें मियोसिस के अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम का नजर आता है। तो समरी ये है कि मियोसिस को ऑब्जर्व किया गया गैमीट बनते वक्त, तो देखा ये गया कि क्रोमोसोम भी पेयर्स में नजर आते हैं। उन पेयर का एक मेंबर एक पेरेंट से, दूसरा दूसरा पेरेंट से आता है, और फिर वो गैमीट्स के अंदर सेग्रीगेट कर जाते हैं, यानी पेयर का फकत एक मेंबर आता है। और इवन वो ऑब्जर्वेशन जो सेकंड लॉ की बुनियाद है कि हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, जिसको हमने नाम दिया था रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। तो इस बिहेवियर से ये कहा गया कि गालिबन मेंडल के जो फैक्टर हैं वो दरअसल क्रोमोसोम है। अलबत्ता इस बात में एक प्रॉब्लम थी। देयर इज वन प्रॉब्लम विद दिस थ्योरी। क्या थ्योरी में प्रॉब्लम? कि इफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स आर डिटरमिन्ड बाय जीन्स, मेंडल के कैरेक्टर अगर जीन्स के जरिए कोड होते हैं located on the chromosomes, and if the independent assortment of Mendelian traits reflects the independent assortment of chromosome in meiosis, तो मेंडल के फैक्टर्स का इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होना अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, तो why does the number of characters that assort independently in a given kind of organism often greatly exceed the number of chromosome pairs the organism possesses? तो यानी मेंडल ने तो कहा था कि हर ट्रेट के लिए, हर कैरेक्टर के लिए एक पेयर होगा, और अगर वो एक पेयर क्रोमोसोम का पेयर है तो फिर तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा होने चाहिए। जीन की तादाद या ट्रेट्स की तादाद ज्यादा क्यों है क्रोमोसोम्स के पेयर से? तो ये एक ऑब्जेक्शन था। दिस हैड लेड मैनी अर्ली रिसर्चर्स टू हैव सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट सटन्स थ्योरी। तो थॉमस हंट मॉर्गन से पहले, तकरीबन 10 साल पहले, क्रोमोसोम्स को सजेस्ट किया गया था कि ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं, डिफरेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में आपसे पूछा जा सकता है। और फिर सटन ने मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके बाकायदा क्रोमोसोमल थ्योरी पेश की। लेकिन सटन की थ्योरी पर एतराज यही नंबर का था। अब आ जाए थॉमस एंड मॉर्गन की तरफ। इन 1910 1910 में थॉमस एंड मॉर्गन स्टडिंग द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। थॉमस एंड मॉर्गन जो है सेक्स क्रोमोसोम की दरियाफ्त से पहले दरअसल वो इसी ड्रोसोफिला के ऊपर काम कर रहा था, और स्टडी कर रहा था इनहेरिटेंस पैटर्न ड्रोसोफिला के अंदर। इस दौरान उसको एक वाइट आइड मेल फ्लाई की रिपोर्ट मिली उसके एक कोवर्कर कैल्विन ब्रिजेस के जरिए से। और उसने फिर उस वाइट आइड म्यूटेंट मेल फ्लाई को जब एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया तो वो नताइज सामने आए जिसकी बुनियाद पर क्रोमोसोमल थ्योरी सच साबित हुई। और ना सिर्फ क्रोमोसोम हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैरी करने के रिस्पॉन्सिबल करार पाए, बल्कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, ये बात भी साबित हुई। तो थॉमस हंट मॉर्गन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रिसर्च में इन्वॉल्व था। तो उसी दौरान ही डिटेक्टेड ए म्यूटेंट मेल फ्लाई, one that differed strikingly from normal flies of the same species। क्या डिफरेंस था? इट आईज वर वाइट इंस्टेड ऑफ रेड। उसके पास जितनी भी पॉपुलेशन थी ड्रोसोफिला की, वो सब की सब रेड आइड थी, लेकिन उन्हीं के अंदर एक वाइट आइड का अपीयर होना
वो बाहर से नहीं आई थी, वो उन्हीं जनरेशन के अंदर अपीयर होनी, तो उसको उसको म्यूटेंट कहा गया। तो ये एक बड़ा स्ट्राइकिंग एक इवेंट था। फिर मॉर्गन ने उस वाइट आइड के ट्रेड को लेकर मेंडेलियन ट्रेड्स को वेरीफाई करने की कोशिश की। वो ये जानना भी चाहता था कि क्या मेंडल ने जो रूल प्लांट्स और पी प्लांट को स्टडी करके दिए, क्या वो एनिमल्स के ऊपर भी अप्लाई होते हैं या नहीं। यहाँ से हम अगले पेज पर मूव कर रहे हैं डायग्राम के साथ, ताकि बात को समझ सके। ये है नेक्स्ट पेज। इस नेक्स्ट पेज पे हम पहले बात करेंगे जस्ट क्रॉस की। अगर आपको याद हो कि मेंडेलियन क्रॉसेस में मेंडल क्रॉस करता था प्योर ब्रीडिंग लाइन को, जिसे वो कहता था P1, पेरेंटल जनरेशन 1। मॉर्गन ने भी, जो उसके पास नॉर्मल फ्लाइज मौजूद थी, रेड आई कलर की, उनमें से फीमेल को चूज किया, क्योंकि जो म्यूटेंट था दैट वाज मेल, वाइट आइड मेल। इस वाइट आइड मेल और रेड आइड फीमेल को क्रॉस किया गया। इट वाज P1 क्रॉस। जिस तरह मेंडल P1 में होमोजाइगस रिसेसिव, सॉरी होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के क्रॉस करता रहा। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये थी F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के अंदर देखा ये गया कि तमाम फ्लाइज, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सब के सब रेड आइड थी। यानी रेड कलर डोमिनेट कर गया। जिस तरह मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस में टॉल ड्वार्फ के ऊपर डोमिनेट कर जाता था, राउंड रिंकल के ऊपर, ग्रीन येलो के ऊपर, सॉरी येलो ग्रीन के ऊपर, और सो ऑन। तो यहां से उसने को ये कंक्लूजन मिला कि रेड कलर ट्रेट इज डोमिनेंट ओवर वाइट। ठीक। तो F1 हाइब्रिड रिजल्ट मेंडल के मुताबिक था। F1 हाइब्रिड से उसने F2 जनरेशन पैदा की। अब अगर मेंडेलियन जेनेटिक्स को हम देखें, मोनो हाइब्रिड को, तो F2 जनरेशन में हम देखते हैं कि F2 जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट जो F1 जनरेशन के अंदर छुप जाता था, वो F2 के अंदर दोबारा अपीयर होता था। तो यहाँ पर फिर ऐसा हुआ कि 3 रेड के मुकाबले में यहाँ पे आपको एक ये वाइट ट्रेट भी नजर आ रहा। ठीक है। तो यानी ये 4 तरह की फीमेल ये मक्खियां हैं। यानी सेक्स को यहाँ पे इन्वॉल्व करें तो ये है फीमेल रेड आइड, ये भी फीमेल रेड आइड, दो 50%, और मेल के अंदर मेल रेड आइड और मेल वाइट आइड। अलबत्ता वाइट कलर अपीयर हुआ, तो ये अपीयरेंस अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ थी। तो यहाँ तक तो बात दुरुस्त थी कि जो मेंडल ने बात की थी कि किसी भी ट्रेट को कंट्रोल करता है एक पेयर ऑफ फैक्टर, और ये पेयर ऑफ फैक्टर इकट्ठा रहता है F1 जनरेशन में, और F2 के अंदर फिर हमें वो सेपरेट होता नजर आता है और रिसेसिव अपीयर होता है। लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम था वो एक और था। वो प्रॉब्लम क्या था? वो प्रॉब्लम ये था कि मेंडल के अगर हम क्रॉसेस को देखें, तो मेंडल के क्रॉसेस के मुताबिक जो रिसेसिव अपीयरेंस है वो है 1/4, यानी 25% रिसेसिव कैरेक्टर F2 में अपीयर होता रहा। ये मेंडेलियन क्रॉसेस की बात थी। लेकिन यहाँ पर जब काउंटिंग की गई टोटल तादाद की, ताकि रेशो निकाली जाए, तो ये चैप्टर 20 में भी बाकायदा डिस्क्रिप्शन है और 22 में भी। ये 20 में डिस्क्रिप्शन है। क्या डिस्क्रिप्शन है? यहाँ पे नंबर की बात की है। नंबर यानी F1 जनरेशन जो प्रोजनी थी वो तो सारी रेड आइज की आ गई। ठीक है, इसका मतलब है रेड आई कलर इज डोमिनेंट। लेकिन आउट ऑफ
424 टू 52, यानी 4252 F2 प्रोजनी जो कि मॉर्गन ने एग्जामिन की, उसमें से 782 यानी 18% वाइट आइज वाले थे। जबकि अभी जिस तरह हमने बात की कि मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसके अंदर तो रिसेसिव अपीयरेंस जो थी वो 3:1 रेशो में थी, यानी 3 के मुकाबले में 100 में 25। लेकिन यहाँ पर जब काउंटिंग की गई तो वाइट आइज का जो ट्रेट अपीयर हुआ, होमोजाइगस रिसेसिव जिसको मेंडल कहता था, वो 25% नहीं बल्कि 25% से बहुत कम, यानी सिर्फ 18% था। ऑल्दो द रेशो ऑफ द रेड आइज, अगरचे ये रेशो जो थी रेड और वाइट की, ये 3:1 की रेशो से मुख्तलिफ थी। ठीक, ये तकरीबन 5:1 पे जा पड़ती है, बल्कि 4:1 पर। अलबत्ता रिजल्ट्स जो थे क्रॉस के, वो सपोर्ट कर रहे थे कि आई कलर सेग्रीगेट हुआ। जिस तरह मेंडल का फर्स्ट लॉ जो मोनोहाइब्रिड पे डिपेंड करता है, सेग्रीगेशन, तो सेग्रीगेशन हुई है, यानी F1 हाइब्रिड के अंदर जो बज़ाहिर रेड आई रखता था उसके अंदर हमें वाइट आई का जीन भी मिला जो कि सेग्रीगेट करके अपीयर हुआ F2 में। अलबत्ता देर वाज समथिंग अबाउट द आउटकम दैट वाज स्ट्रेंज। एक तो तादाद कम थी, और एक हैरत अंगेज बात ये थी कि जो प्रिडिक्शन थी मेंडल्स की थ्योरी की, ठीक, वाइट आइड मेल के बारे, सॉरी, रिसेसिव के बारे में, वहां पे क्योंकि जेंडर इन्वॉल्व नहीं थी, यहां पर जितने भी F2 रिसेसिव ट्रेट अपीयर हुए वो सारे के सारे मेल थे। अब एक तो तादाद कम, दूसरा जेंडर के सारे मेल, उसके अंदर फीमेल क्यों नहीं है, ये एक सवाल पैदा होता था। अब इस सवाल का जवाब, जाहिर है, हम चैप्टर 1 भी पढ़ चुके हैं और मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करने के लिए एक मफरूज़ा पेश किया जाता है। यहाँ पर मॉर्गन ने जस्टिफाई करने के लिए कि आखिर तादाद कम क्यों हुई और सारे के सारे मेल क्यों थे वाइट आइट, उसने ये सपोज किया कि शायद जो वाइट आइड फीमेल्स हैं वो पैदा तो हुई होंगी, लेकिन वाइट आइड फीमेल वाइएबल नहीं होती। यानी रेड वाइट आइड मेल तो सरवाइव करते हैं, लेकिन जो वाइट आइड फीमेल है वो मारी जाती हैं किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। और नतीजतन जब वाइट आइड फीमेल मारी गई तो F2 जनरेशन में हमें वाइट आइड का प्रोपोर्शन 25% से कम होकर 18% पे नजर आया, और सिर्फ वो सारे के सारे मेल ही नजर आए। ठीक, अब ये उसका मफरूजा था। इस मफरूजे को कंफर्म करने के लिए उसने क्या किया, अब हम यहां से जा रहे हैं वापस चैप्टर नंबर 22 पर, चैप्टर 22 पर। जी, ये आ गए चैप्टर 22। चैप्टर 22 में यहाँ से आगे हम ये मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शन क्लास में पढ़ चुके हैं, पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह वगैरह। उसके बाद और कंपैरिजन ड्रोसोफिला और ह्यूमंस का, सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट भी हमने कल गालिबन पढ़ा था। उसके बाद सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। अच्छा बेटा, तो यहाँ पर ड्रोसोफिला को क्यों इस्तेमाल किया गया वो भी कल बात हो चुकी थी। अलबत्ता आगे हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कि मॉर्गन रेज्ड कल्चर्स ऑफ ड्रोसोफिला फ्लाइज। मॉर्गन ड्रोसोफिला फ्लाइज को कल्चर करता रहा, उनको उसने स्टडी किया। उसके एक कोवर्कर ने वाइट आइड, जो कि कैल्विन ब्रिजेस था, उसने वाइट आइड म्यूटेंट मेल को रिपोर्ट किया। मेंडल ने फिर उस वाइट आइड मेल को क्रॉस किया
चेक करने के लिए कि क्या ये मेंडेलियन फैशन में आगे पास ऑन होता है। तो मॉर्गन मेटेड दिस वाइट आइड मेल विद वाइल्ड टाइप रेड आइड फीमेल, जो अभी हम चैप्टर 20 में पढ़ चुके हैं। और वही एक प्रॉब्लम कि ऑल 1237 1237 जो ऑफस्प्रिंग थे इस क्रॉस के सारे रेड आई थे, यानी F1 सारे के सारे रेड आई थे, जो कि अकॉर्डिंग टू मेंडल। फिर मॉर्गन अलाउड मेल एंड फीमेल्स ऑफ F1 जनरेशन, जिस तरह मेंडल F1 जनरेशन ही से F2 जनरेशन प्रोड्यूस करता था, मॉर्गन ने भी F1 जनरेशन की मेल और फीमेल का क्रॉसेस लिए और उन क्रॉसेस से F2 जनरेशन प्रोड्यूस की। इस F2 जनरेशन के अंदर अलबत्ता वही प्रॉब्लम आया जो अभी हम चैप्टर 20 में देख चुके हैं। ये तादाद जब उसने काउंट की तो 25% की बजाय देवर ओनली 18%। तो जो 3:1 मेंडेलियन रेशो थी, 3:1 मेंडेलियन रेशो, वो रिजल्ट उसमें परफेक्टली फिट नहीं हो रहे थे, यानी रेशो डिस्टर्ब थी। और दूसरी जो ऑब्जर्वेशन थी कि तमाम के तमाम जो वाइट आइड फ्लाइज थी देवर ओनली मेल। तो बेटा ये चैप्टर 20 का भी टॉपिक और 22 का भी ये एक साथ हम जरा मिलाकर बात कर रहा है। ठीक है, एक जैसी डिस्क्रिप्शन है। तो यहां पर उसने सजेस्ट किया कि गालिबन जो वाइट आइड फीमेल है वो सरवाइव नहीं करती। अब उस सर्वाइवल नहीं करती, इसे साबित करने के लिए उसने एक टेस्ट क्रॉस किया। टेस्ट क्रॉस अगर आपको याद हो, मेंडेलियन के केस में टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मेंडल ने टेस्ट क्रॉस डिवाइस किया था। अगर हम यहाँ से पेज, इस चैप्टर के पेज नंबर 6 पे जाए तो ये मेंडल ने टेस्ट क्रॉस इस पर्पस से डिवाइस किया था कि बज़ाहिर डोमिनेंट नजर आने वाले ऑर्गेनिज्म को अगर हम चेक करना चाहें कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो अगर वो होमोजाइगस होगा डोमिनेंट, तो फिर जो प्रोजनी प्रोड्यूस होगी होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करने पर, तो वो सारी की सारी प्रोजनी सिर्फ एक ट्रेट शो करेगी और वो ट्रेट होगा डोमिनेंट। ठीक। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस हुआ, फेनोटिपिकली डोमिनेंट राउंड लेकिन जेनेटिकली हेट्रोजाइगस, तो फिर प्रोजनी के अंदर हमें 50-50% दोनों कैरेक्टर नजर आएंगे। और इन दोनों कैरेक्टर में डेफिनेटली जो रिसेसिव होमोजाइगस ये भी बनेगा। अब मॉर्गन ने ये साबित करने के लिए या ये कंफर्म करने के लिए कि वाइट आइड फीमेल वाकई वायेबल नहीं है, उसने टेस्ट क्रॉस करने का फैसला किया। यानी जो हाइब्रिड थे F1, उस हाइब्रिड को उसने टेस्ट, जिसको उसे कंफर्म था कि हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस है, यानी F1 हाइब्रिड फीमेल को उसने क्रॉस किया P1 ओरिजिनल मेल के साथ। और उसका ख्याल ये था कि अगर रिजल्ट्स के अंदर सिर्फ वाइट आइड मेल प्रोड्यूस हुए और फीमेल प्रोड्यूस ना हुई, तो ऑटोमेटिकली उसकी बात सही हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगा कि आखिर F2 में सिर्फ वाइट आइड मेल क्यों रहे और उनकी तादाद कम क्यों हुई। तो उसका अंदाज़ा, हाइपोथेसिस ये था कि वाइट आइड फीमेल जो हैं वो वायेबल नहीं होती। अब जब उसने क्रॉस किया, बेटा ये अभी तक लोग क्लास में शामिल हो रहे हैं और गालिबन 5 मिनट शायद, बल्कि 4 मिनट बाकी हैं क्लास के। तो बेटा क्लास तो 11 बजे थी और आप लोग अब शामिल हो रहे हैं। और उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि बार बार मैसेज को फिर देखकर उसको एडमिट करना पड़ता है, और फिर एडमिट करें तो फिर इधर से तवज्जो लेक्चर से हटती है।
तो बेटा कोशिश करें कि 11 बजे का टाइम है तो 11:05 तक आप क्लास को ज्वाइन कर लें। हद है ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 मिनट तक। उसके बाद बेहतर है कि आप बाहर ही रहें क्लास से, और रिकॉर्डिंग को देख लिया करें, ठीक है। तो सिर्फ हाजिरी नहीं लगवानी कि एंड पर आकर आप हाजिरी लगवा दें आखिरी 2 मिनट में। लेक्चर लें, कोशिश करें स्टार्ट से ज्वाइन करें। अच्छा, अब हमारे पास फ़कत 3 मिनट बाकी हैं, ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करेंगे पिछले एतवार की तरह। तो आपने दोबारा ज्वाइन करना है, और सिर्फ इसी मॉर्गन के क्रॉस को 10 से 15 मिनट में कंप्लीट करके हम आज की बात ख़त्म कर देंगे। अच्छा बेटा, आते हैं इधर मॉर्गन के क्रॉस की तरफ। तो मॉर्गन ने अपने हाइपोथेसिस को, मफरूज़े को साबित करने के लिए टेस्ट क्रॉस डिवाइस किया। ये टेस्ट क्रॉस, और इस टेस्ट क्रॉस के अंदर उसने क्या किया कि क्रॉस किया रेड आइड फीमेल फ्रॉम F1, जो उसको कंफर्म थी कि F1 सारे के सारे हाइब्रिड हैं। और हाइब्रिड को अगर टेस्ट क्रॉस किया जाए तो ऑटोमेटिकली उसको पता था मेंडेलियन रिजल्ट से कि रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों अपीयर होंगे। तो वो ये देखना चाहता था कि क्या रिसेसिव फीमेल भी पैदा होती हैं या नहीं। रिसेसिव यानी होमोजाइगस फीमेल विद वाइट आइज। जब उसने क्रॉस किया तो उसका जो मफरूजा था वो एक हद तक दुरुस्त साबित हुआ। मुकम्मल साबित भी नहीं हुआ और मुकम्मल गलत भी नहीं हुआ। यानी साबित कैसे हुआ, कि साबित ऐसे हुआ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्रॉस किया गया। अब वाइट आइड मेल P1 का, इस वाइट आइड मेल के दो तरह के स्पर्म, एक्स और वाई के साथ, और नतीजतन ये जो हाफ इंडिविजुअल्स हैं मेल, ठीक है, इनके अंदर रेड आइड मेल और वाइट आइड मेल प्रोड्यूस हुए। और जो फीमेल थी उनके कॉम्बिनेशन के अंदर वाइट आइड का कॉम्बिनेशन भी बना, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स के ऊपर वाइट मौजूद है बिकॉज इट इज़ हेट्रोजाइगस, और यहाँ से मेल पर भी वाइट एलील मौजूद है। तो जब ये कंबाइन हुए तो वाइट आइड फीमेल की पॉसिबिलिटी बनी, और वाकई ये अपीयर भी हुई यानी पैदा भी हुई। तो जब ये लाइव पैदा हो गई, नजर आई, तो ये बात तो उसकी गलत हो गई कि वो वाइबल नहीं है। लेकिन किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी थी। वो किसी हद तक दुरुस्त कैसे थी, वो हम दोबारा रीजॉइन करेंगे तो फिर बात करेंगे, क्योंकि टाइम आखिरी मिनट है। ब्रेक के बाद दोबारा आप ज्वाइन करेंगे।